ज़मीन को हड़प लेते हैं, कोयला के कारोबार में आप हैं, बालू के कारोबार में आप हैं, फिर आपके यहाँ चढ़ावा दे तब जा कर के काम हो। पिताजी का ऐसा दहशत है कि कोई केस ही नहीं कर पाता है। तो क्या अंबा प्रसाद को डर है, आशंका है कि आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? बीते 2 दिनों से बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद चर्चा में हैं। चर्चा की वजह ईडी की छापेमारी है। अंबा प्रसाद का सरकारी आवास सहित 17 ठिकानों पे ईडी लगातार छापेमारी की। अब भी जो खबर है, इस वक्त भी अंबा प्रसाद के हजारीबाग स्थित जो एक आवास है, वहाँ पे अब भी ईडी की टीम लगातार जो है छापेमारी कर रही है। अंबा प्रसाद हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कल जब यहाँ पे ईडी का रेड चल रहा था तो आप इसी घर में थी? बिल्कुल। क्या पूछताछ हुई आपसे? देखिए, हम रात में शादी और कई इनविटेशन अटेंड करके 4 बजे भोर आए थे, मतलब 4 बजे सुबह। और उसके बाद फिर 6 बजे अचानक से मतलब मेरे रूम में कुछ लोग घुसे और सीधा मेरा फ़ोन जब्त किए। और मैं फिर भी नींद में थी क्योंकि 2 ही घंटा हुआ था सोए हुए। और हमको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है, कैसे आ गए, रूम तक कैसे आ गए। तो आपके बेडरूम में सीधे ईडी के अधिकारी पहुंचे? जी। और उसके बाद फिर सीधा बोले कि हम लोग सर्च वारंट लेके आए, आपका तलाशी लेना है घर का। तो मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था 5 मिनट तक कि चल क्या रहा है, हम सपना देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। फिर हम उठ के बैठे समझने का कोशिश कर रहे थे। फिर हम सोचे कि हम एक बार मुंह धो लेते हैं, तो दे वर लाइक, मतलब वो अलाउ नहीं किए। बोले कि हम तलाशी लेना है, आपको कहीं नहीं जाना है। और फिर उन्होंने फिर सर्च वारंट दिखाया, फिर हमें साइन करने के लिए बोला। हमने साइन किया और उसके बाद हमने बोला कि आप सर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो किस लिए है, क्या मिला आपको, क्यों है, इसके पीछे क्या बात है, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। उसके बाद फिर लगातार, जैसे अगर हमें पानी भी पीना है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा किया जा रहा था। एक इंसान को पानी भी पीना होता है, खाना भी खाना होता है, हम सब इंसान हैं, लेकिन इस तरह से ट्रीट किया जा रहा था। बड़ा ही मतलब टॉर्चरस था उनका कंडक्ट। वो सर्च वारंट उसको नहीं बोलते हैं, मतलब वो सर्च प्लस टॉर्चर वारंट दोनों होना चाहिए उस पर लिखा हुआ। लेकिन ठीक है, बहुत कुछ झेले हैं, झेल लिए ये भी, और भी बहुत सारा चीज़ झेलना होगा, तो उसके लिए भी तैयार है। वो लोग कब निकले आपके इस आवाज से? कल काफ़ी रात को निकले, 12 बजे के बाद ही निकले रात में, क्योंकि मेरे पास कोई गैजेट, कुछ फ़ोन, कुछ भी नहीं था, तो हम टाइम नहीं देख पाए। आपको अंदेशा था कि इस तरीके से ईडी की टीम पहुंचेगी और सिर्फ सरकारी आवास नहीं बल्कि जितने भी आपके संबंधित जो भी आवास है वहां पे ईडी इस तरीके से सर्च? देखिए, झारखंड में हम लोग हमेशा ये आवाज़ उठाते रहते हैं कि इतने सारे लैंड माफिया हैं, भू माफिया, कोयला माफिया, दुनिया भर का चीज़ है। लेकिन हम कभी अनुमान नहीं किए थे कि जो 24 घंटा काम करने वाली जो विधायक है, उसको टारगेट करके एमएलए को, मतलब पीएमएलए के तहत उसको कार्रवाई के अंतर्गत उस ठीक लोकसभा के चुनाव के पहले ये चीज़ मेरे साथ किया जाएगा। हमको लगा कि हम क्या है, हम तो एक तो सबसे छोटे हैं, उम्र में भी सबसे जूनियर भी हैं, मेरे पास क्यों आएगी। मतलब हम कभी सोचे ही नहीं आएगी नहीं आएगी, हम तो कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि मेरे घर में ईडी आ सकती है। और खैर, ये बहुत अलग सा अनुभव था मेरे लिए, पहली बार ऐसा कुछ फेस करना। और ये फेस करना सिर्फ नहीं था, बहुत सारी चीज़ों को हमने आभास किया है कि क्या चल रहा है पूरे देश में। निश्चित रूप से, मतलब जो हम लोग सुनते हैं और जो हम लोग सोचते हैं कि सबके घर जा रही है, इसका क्या होगा, उसको क्या, आज खुद पे जो हो रहा है, तो अब निश्चित रूप से अब इस पे कोई शक ही नहीं है कि ये लोग पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पूछा क्या गया? देखिए, जब आप बोलती हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेड रहा या फिर विपक्ष के जब कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके की बात करते हैं तो उसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि ये तो पॉलिटिकल बयान हो गया। सवाल यह है कि आपसे क्या पूछा गया, आधार क्या था पूछताछ का, किस किस तरीके के सवाल थे? आ, पूछा एज इन बस मेरा नाम पूछा गया, मेरे पूरे परिवार के बारे में पूछा गया, मेरे पूरे परिवार में कौन क्या क्या करते हैं वो पूछा गया। हालांकि
मुझे जितना पता था मैंने अपना बताया, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहती हूँ। मेरे फैमिली में कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो बिज़नेस कर रहा है बिज़नेस कर रहा है, और मैं फुल टाइम अपना क्षेत्र में काम कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को वो नोट कर रहे थे, और उसके बाद लगातार वो कुछ ना कुछ खोज रहे थे। हमारा बहुत सारा विधानसभा का डॉक्यूमेंट रहता है, या फिर बहुत सारा कुछ कुछ मिलता है, डायरी और बुक्स मिलता है, कुछ बजट मिलता है, तो वो पूछते जा रहे थे ये क्या है, ये क्या है, तो हम लगातार उनको जवाब देते जा रहे थे। और केस से रिलेटेड बहुत सारे फाइल, और मेरे घर पे आप जानते हैं कि मेरे माता पिता पे बहुत दर्जनों, मतलब 50 केस पूर्व में हो चुके हैं, तो सबका रिकॉर्ड मेरे घर पे है। तो एक एक केस को देखना, गौर करना उस पर, कुछ कुछ केस का फाइल भी उठा के लेके गए हैं। और मतलब ऐसे वो डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे, जो भी मेरा था, कुछ क्वेश्चन जो हमने रेज़ किया विधानसभा में, उन सब चीज़ों को पढ़ रहे थे, सब चीज़ों को देख रहे थे। और एक एक चीज़ तो हम नहीं देखे वो क्या ले गए हैं क्या नहीं ले गए हैं, पर कुछ भी उनको जो मन किया उठा के ले गए। और मुझे लगता है कि सब कुछ इररिलेवेंट है। मैंने जो सवाल आपसे पूछा कि क्या आपको अंदेशा था कि ईडी के लोग पहुंचेंगे, वो इसलिए पूछा कि बीते साल 2023 में अप्रैल महीने में ही जो है मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित एक मामला ईडी के पास पहुंचा, आपसे संबंधित, और उसके बाद ईडी ने पुलिस से जो है जानकारी मांगी कि अंबा प्रसाद के ऊपर कितने केसेज हैं, जिसमें 3 केस का जिक्र किया गया और बताया भी गया था। एक किरेडारी का जो मामला है उसमें, जिसमें आपका नाम चार्जशीट भी जो हो गया है। तो ये आपको बीते 10-11 महीनों से तो आपको तो लग रहा होगा कि ईडी जो है अब मौका तलाश रही है, आप तक पहुंचेगी। देखिए, अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला था कि ईडी मेरा पूरा केस डिटेल मांग रही है, और वो सारा केस एक्विटल हो चुके हैं। मेरे ऊपर आज एक भी केस नहीं है। तो कोर्ट में, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट में जल्दी जल्दी सुनवाई होता है, तो उसमें जल्दी जल्दी लोग कन्विक्ट भी होते हैं, बरी भी होते हैं। कोई साक्ष्य नहीं होता तो कोई मौका नहीं होता उनको कन्विक्ट करने का। तो आप ये बोल रही हैं कि जो बड़का गांव का जो मामला था, किरेडारी का मामला था, एक और कोई मामला था जो जानकारी दी गई थी ईडी को, इन तीनों मामले में आप बरी हो चुकी हैं। जी, बरी हो चुके हैं। उन तीनों मामलों से संबंधित कोई सवाल नहीं था ईडी? कुछ सवाल नहीं, कोई आधार नहीं, कुछ नहीं। मतलब कौन कंप्लेन किया, ये सब तो भूमिका बांधने वाली चीज़ होती है। जब आपको कुछ दिखता नहीं है तो आप यही सोचेंगे, क्योंकि जब चीज़ें होती हैं तो सब बहुत स्पष्ट दिखती है। जब असली चीज़ दिखती है या कोई सत्य चीज़ दिखती है, तो वो उसमें जो ज़ोर होता है, जो दम होता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा आवाज़ करके आती है। लेकिन जो दम नहीं होता है, जो चीज़ इनविजिबल रहता है, उसमें ना आवाज़ होता है ना सत्यता होता है, और वो धुंधला सा होता है, फरेब टाइप सा होता है। लेकिन ये पूरी तरह से मुझे आभास है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि लगातार मुझसे संपर्क किया जा रहा था। जब बजट सेशन चल रहा था तो बजट सेशन के बीच तक हज़ारीबाग लोकसभा का ऑफ़र दिया जा रहा था मुझे, वहाँ से एमपी के लिए लड़ने के लिए। और मैं हमेशा उस कन्वर्सेशन से दूर भागती रही। समय मांगा गया, नहीं गई, हमेशा मतलब ये मैसेज भेजते रहा गया। उसके बाद ये लोग डिक्लेयर कर दिए हज़ारीबाग से कैंडिडेट, और उसके बाद फिर आज तक हम बोल रहे हैं, आज भी मुझे लोग संपर्क किए कि वहाँ पे ईडी बैठा हुआ है, 15 मिनट में तुम बताओ चतरा से लोकसभा लड़ना है कि नहीं लड़ना है। कौन लोग संपर्क कर रहे हैं? क्योंकि आप जब से बोली हैं ये बातचीत, तो पूरे राज्य भर में ये चर्चा का विषय हो गया है कि अंबा प्रसाद से बीजेपी के लोग संपर्क कर रहे हैं। जबकि एक तस्वीर कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले जो है निकल करके आई कि आप अमित शाह से हजारीबाग में मुलाकात की, बीएसएफ का जो कार्यक्रम था, और बताया ये जाने लगा, चर्चा ये होने लगी कि अंबा प्रसाद इस कोशिश में हैं कि बीजेपी से उनको टिकट मिल जाए। अब आप उलट बात कर रही हैं। बीजेपी सवाल ये कर रहा है कि अंबा प्रसाद को बताना चाहिए कि कौन से लोग संपर्क में हैं, या फिर आप ऐसे ही बोल रही हैं? देखिए, ये मैं क्या बोलूँगी, अगर मैं नहीं भी बोलूँगी तो लोग समझ रहे हैं इस बात को। और ये मैं पहला केस नहीं हूँ, पूरे देश में ये चल रहा है। और वो मेरे से नाम मांगते हैं, जो उनको बोलिए कि आप बेहतर उजागर कर सकते हैं वैसे लोग को, और आप उजागर कीजिए ना। आप ऐसे लोग को उजागर कीजिए जो
चाहे कांग्रेस को के हो या अन्य पार्टी के हो, ये कैसे चले जाते हैं बीजेपी में? ये मुंह उठा के चले जाते हैं और इनको टिकट मिल जाता है। ये मुंह उठा के चले जाते हैं और सीधा मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इनसे कौन नेगोशिएट करता है? इनसे कौन मोल तोल करता है? कौन बैठ के और हिसाब किताब करता है कि क्या उनको मिलेगा, छोड़ने से क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? हम यहाँ पे नेम प्लेट लगा लें बीजेपी का और एमपी बन जाए और हम एक कठपुतली की तरह वहाँ पे एक गाना गाएं, ये हमसे संभव नहीं है। हम एक आज़ाद हम एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, अपने स्वतंत्र विचारधारा के हैं और हमें जनता का अगर हम आवाज़ ही नहीं उठा पाएंगे, जब हम अडानी के ख़िलाफ़ नहीं बोल पाएंगे। मेरे क्षेत्र में अडानी तांडव कर रही है और वहाँ पे लगातार 10 से 12 बार अभी तक वहाँ पे ग्राम सभा होने के बाद भी, मतलब ग्राम सभा नहीं हुआ है, ग्राम सभा ऑर्गेनाइज कर करके उसको लोगों ने उसको खारिज किया है। लेकिन बार बार ग्राम सभा, बार बार, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। एक ग्राम सभा फेल तो दूसरा ग्राम सभा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, जब तक ये मतलब पास नहीं हुआ तब तक ग्राम सभा होता रहेगा। ये बिना नियम के है। और जितना अडानी को परेशानी हो रहा है बड़का गांव में, जितना एनटीपीसी को हम लोगों की वजह से परेशानी हो रहा है बड़का गांव विधानसभा में, जितना कंपनीज़ को हम लोगों से परेशानी हो रहा है, तो केंद्र का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बड़का गांव कॉन्स्टिट्यूंसी में आज के डेट में है और ये बहुत ही हॉट सीट बन गया है आज के डेट में। और निश्चित रूप से आप देखिए 3 बार से हम लोग जीत रहे हैं और हम ठीक चुनाव के पहले हमेशा परेशान करने का कोशिश किया जाता रहा है। मेरे पिताजी को चुनाव के 2 महीना पहले उनको जेल भेज दिया गया। किसी संगठन, उग्रवाद नक्सली संगठन के साथ साठगांठ दिखाते हुए, जो राजू साव के साथ रेड सर्कल में करके दिखाया गया। और वही राजू साव आज वो सांसद के जयंत सिन्हा के साथ कितने साल से घूम रहे हैं, लेकिन उनका कोई सर्कल नहीं कर रहा है। उनको कोई ये नहीं बोल रहा है कि इनके साथ नक्सली के साथ साठगांठ है। कभी आज तक हमने नहीं बयान देखा। और अभी राजू साव कोई बीजेपी के उनको पद मिल गया है। अब राजू साहब संगठन उनका सरगना नहीं है, अब उनके साथ कुछ नहीं है। लेकिन ये सारा षड्यंत्र करके, हालांकि केस में तो कुछ एविडेंस नहीं है, वो तो एक्विटल होने मतलब मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं है उस पर। इस तरीके का आरोप क्यों लगता है? उसके बाद मेरी माँ को आना पड़ा, फिर मेरे माता पिता को पूरा षड्यंत्र के तहत आउट करना, राजनीति से ख़त्म करने का कोशिश, क्योंकि उनका विरोध एनटीपीसी रहा है और आप जानते हैं कि एनटीपीसी के द्वारा ही केस हुआ है और उनको राज्य बदर कर दिया गया एक मामूली केस में, जिसमें कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ना ही उनके हाथ में हथियार था, ना ही वो किसी को मारे, ना किसी के ऊपर कुछ हमला किए। उनके ऊपर क्या आरोप है? कोई आरोप नहीं है, लेकिन उनके ऊपर दुनिया भर का सेक्शन लगा के राज्य बदर कर दिया गया और उनको दोनों को आउट कर दिया गया। और हम इन चीज़ों को संभालने के लिए आए तो मुझे इस परिस्थिति, इस हालात को संभालना पड़ा और फिर लोगों का प्यार, समर्थन और लोगों का इच्छा के हिसाब से मुझे टिकट मिला, लोग मुझे जिताए। और उसके बाद फिर ये सेम पैटर्न अभी चुनाव के पहले मेरे साथ करने का कोशिश किया जा रहा है। तो ये पैटर्न है और हम लोग अच्छे से इसको समझ गए हैं। आज बड़का गांव कोई मामूली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, वहाँ पे गीद नज़र है और कंपनीज़ या अडानी को बहुत मुश्किल हो रहा है। वो कभी नहीं चाहेगी कि वहाँ पे अम्बा प्रसाद दोबारा आए। तो ये क्यों इस तरीके का आरोप आपके फैमिली के ऊपर लगता है? आपके पिताजी के ऊपर आरोप लग जाता है कि वो नक्सली संगठन से मिल करके काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपके परिवार पे आरोप लग जाता है कि कई सारा ज़मीन जो है आप अपने दम से, अपने पावर से जो है आप उस ज़मीन को हड़प लेते हैं। कोयला के कारोबार में आप हैं, बालू के कारोबार में आप हैं। तो इस तरीके का आरोप क्यों लगता है अम्बा प्रसाद पे? देखिए, ये सारा आरोप ख़त्म हो जाएगा जब हम बीजेपी में चले जाएंगे, जब हम पार्टी बदल लेंगे। कोई आरोप नहीं रहेगा, आई एश्योर यू। और ये सब आरोप लगाने वाले कोई अधिकारी नहीं है, ये सब आरोप लगाने वाले कोई लोग नहीं है जो एफआईआर लेके वहाँ जा रहे हैं और कोई मतलब पुख्ता सबूत के साथ ये पेश कर रहे हैं कि अम्बा प्रसाद पे एफआईआर होना चाहिए क्योंकि अम्बा प्रसाद इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। कोई इनके पास वैसा चीज़ अगर रहता तो ये छोड़ते नहीं, क्योंकि ये वैसे भी चाहते हैं कि बड़का गांव से हमें कैसे या तो इनके तरफ आ जाए या तो बड़का गांव से आउट हो जाए। कुछ लोग ये बोलते हैं और वहाँ के पॉलिटिकल लोग भी बोलते हैं कि अम्बा और इनके परिवार का, इनके पिताजी का ऐसा दहशत है कि कोई केस ही नहीं कर पाता है। देखिए, बीजेपी इतनी कमज़ोर भी ना समझे अपने आप को कि
मतलब अगर कोई चीज़ अगर उनके पास एविडेंस है और उनको लगता है कि हमने किसी का ज़मीन लूटा है, तो हम अभी भी आपके माध्यम से उनको कहना चाहते हैं कि आप एफआईआर लेके आइए, और हम लोग अगर कहीं पे भी दोषी होंगे तो एफआईआर दर्ज किया जाएगा। मेरे सरकार में मेरे ऊपर केस हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। तो ऐसा नहीं है कि केस नहीं होता हम पे। और सरकार में रहते हुए मेरे माता पिता राज्य बदर हुए हैं, जेल गए हैं। हमारा कोई दबिश नहीं है और किसी भी इंसान को हम लोग परेशान नहीं किए हैं। नक्सली संगठन का जो आप बार बार बात करते हैं, कोई प्रमाण है आपके पास? अगर कोई विपक्ष, क्योंकि उनको कुछ बोलना है तो रंगदार भी बोल दें, मर्डरर भी बोल दें, सब कुछ बोल दें, लेकिन आज तक हम लोग का कोई भी ऐसा एक्टिविटी आपके सामने है कि हम लोगों ने किसी को परेशान किया है? कोई फलाना नाम से आप बोल दीजिए कि ये फलाना नाम का आदमी का आप ज़मीन लूटे हैं, ये फलाना नाम का आदमी है जिसके साथ आप मिल के आप संगठन चला रहे हैं, ये फलाना नाम मिल के, मतलब इतना तो मुश्किल नहीं है तो आप बताना। ये बोल रही हैं कि कोई अगर गड़बड़ी हो रही है तो कोई कुछ तो लोग सामने आए, हाँ, लेकिन लोग ये बोलते हैं कि अगर बड़का गांव और उन इलाकों में काम करना है तो बगैर आपके परिवार की सहमति की कुछ काम ही नहीं हो सकता है, या तो फिर आपके यहाँ चढ़ावा दे तब जाकर के काम होगा। देखिए, ये तो बहुत हंसने मेरे को तो हंसी आता है ये बात पे। इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, बाहर से लोग जाके काम कर रहे हैं और इतना मनमानी कर रहे हैं। हम लोग सीधा जाके, कोई भी परेशान होता है ना तो सीधा हमें कॉल करता है, कोई और को कॉल नहीं करता, क्योंकि उनको विश्वास रहता है कि अम्बा आएगी तो ईमानदारी से लड़ेगी मेरे लिए। हम तो ये आप नहीं बोल रही हैं देखते कि गलती नहीं हो और गलत नहीं करने देती हैं, इसलिए इस तरीके का आरोप। हाँ, गलत नहीं करने देते हैं। देखिए, छोटा मोटा रोज़ी रोटी का सवाल होता है कुछ लोगों का, तो वहाँ पे हम लोगों के बारे में सोचते हैं। अगर वो वहाँ के, मतलब अब वहाँ पे कोयला है, वहाँ पे कई तरह के मिनरल्स हैं, तो आरोप तो लगेगा ही। और क्योंकि हमारा नाम लेके कई गरीब गुरबा कुछ ना कुछ चलाते हैं, अपना रोज़ी रोटी चलाते हैं, वैसे वैसे रोज़ कमाने खाने वाले जो लोग हैं, जो थोड़ा सा कोयला चुनने जाते हैं, वो थोड़ा मतलब साइकिल से लेके जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग के साथ हमारा सहानुभूति रहता है। कुछ लोग को बालू का दिक्कत होता है, तो हम लोग उन सब चीज़ों पे हम लोग कंप्लेन नहीं करने जाते हैं। हम लोग किसी का पेट पे लात मारने वाला काम नहीं करते, सब हमारे क्षेत्र के लोग हैं। तो इसी सब चीज़ को कुछ मीडिया लोग उछालते रहते हैं कि मतलब किसी किसी का फ़ोटो खींच के कि बालू चलवा रही है विधायक, ये रही है। लेकिन अगर निश्चित रूप से अगर हम चलाएं तो पक्ष विपक्ष विपक्ष सब है, उनको मौका मिलना है, बस मौका मिलता है। आप देखते हैं कितना चौका मारते हैं ये लोग, मेरे कोई भी चीज़ को एकदम नेशनल न्यूज़ बना देते हैं। कोई भी चीज़ को, आज तक कोई भी चीज़ पे पुष्टि नहीं हुआ, लेकिन ये लोग नेशनल न्यूज़ बना दिए हैं, हमें बदनाम करने का कोशिश किए। लेकिन मेरा कहना है कि जो सच होता है ना वो धुंधला नहीं होता है, जो स्पष्ट होता है ना चीज़ें वो साफ होता है, तो इतना कन्फ्यूजन नहीं आप होता है। भी स्पष्ट कर दीजिए। जो ठीक है कि बीजेपी सवाल कर रही है कि कौन से लोग संपर्क कर रहे हैं, लेकिन जो आपके समर्थक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उनको भी ये उम्मीद है कि आप जवाब देंगे कि बीजेपी का कौन लोग है जो अम्बा को बोल रहा है कि आप टिकट लीजिए और बीजेपी में आ जाइए, और क्या वो लोग झारखंड बीजेपी के लोग हैं या फिर सेंट्रल। आप सुनिए ना, आप उनको बोलिए कि वो उजागर कर दे सब नाम, जो लोग यहाँ पे नेगोशिएट करते हैं सब नेताओं के साथ, और जो लोग कुछ अभी हाल ही में कुछ नेता लोग को अपने साथ शामिल किए हैं, टिकट भी दिए हैं, पहले उन लोगों का नाम उजागर कर दे तो हम कर देंगे पक्का। तो आप बीजेपी क्यों नहीं चले जा रहे? क्यों हमको? इतना परेशानी आपको लग रहा है कि सारे परेशानी का समाधान। देखिए, हम हमेशा संघर्ष और लड़ाई लड़ने वाला, अपने सिद्धांत पे चलने वाले इंसान हैं। हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद पंछी हैं। हम चाहते हैं कि जो सही चीज़ है उस पे हमको कोई, मतलब कोई दबाव नहीं बनाए। जो मुझे सही लगता है वो चीज़ मुझे करने दिया जाए। और मुझे लगता है कि उधर जाके ना मैं अडानी के ख़िलाफ़ बोल पाऊँगी, ना मैं एनटीपीसी के ख़िलाफ़ बोल पाऊँगी, क्योंकि ये सब उनके संरक्षण में ही मनमानी कर रहे हैं, जो क्षेत्र में हर किसी को पता है। आप जाइए वहाँ विस्थापित लोग का दर्द देखिए क्या होता है। आज 2013 का कानून जो बना है वो कांग्रेस पार्टी का, RFCTLARR का मतलब कांग्रेस पार्टी का देन है, जो रैयतों के हित के लिए वो कानून बना, लेकिन उसका पालन केंद्र सरकार नहीं करने दे रही है किसी कंपनी को। पूरा संरक्षण है, आप मनमानी करो। अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कांग्रेस के सरकार में जो बना, उसको भी ऐसे धड़ल्ले से धज्जी उड़ाया जा रहा है, मतलब उसको मानना ही नहीं है उसको।
राज्य सरकार का नियम जो भी है, नीति बना हुआ है विस्थापितों के लिए, वो भी नहीं मानना है उनको। इनका संरक्षण है पूरा, मतलब केंद्र सरकार का। कई सारी चीज़ें हैं। आप जब ये बोल रही थी शुरुआत में, कई सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को आप इंटरव्यू दे रही हैं और बोल रही हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और यही वजह है कि आप पे ईडी की कार्रवाई हो रही है। तो क्या अंबा प्रसाद को डर है, आशंका है कि आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए, ये तो कुछ भी करते हैं, आम इमली सब बना देते हैं, कुछ भी करते हैं। तो हम फेस करेंगे ना, फेस करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या और हमको अनुभव करना है, क्या क्या हमें और झेलना है, झेलेंगे। झेल झेल के यहाँ तक पहुँचाया है लोगों ने, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा झेला और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता भी मिला है, लोगों का प्यार भी मिला है। तो हम कहीं भी रहें, हम अपने अस्तित्व को नहीं खोना चाहते हैं। तो डर है आपको? डर डर तो आशंका? बिल्कुल नहीं है। आशंका किस बात का? गिरफ्तारी की? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि वो किस स्टाइल में क्या करना चाहते हैं, लेकिन मेरे तरफ से तो कोई वैसी कोई संदिग्ध चीज़ मेरे घर से उनको नहीं मिली है जिस पे मुझे चिंतित होने का ज़रूरत हो। अगर उनका कोई नियत अगर उस तरह का ही है और अगर वो कुछ प्लान कर रहे हैं तो इस पे मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी जेल में हैं। लगातार उनके द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो अब मैदान में हैं, मंचों से भाषण दे रही हैं, वो बोल रही हैं कि हेमंत सोरेन के पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से गिरफ्तार किया जा सकता था, पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है। आप भी वही बोल रही हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ कि क्या अम्बा को के मन में भी कुछ चल रहा है? देखिए, सच बताऊं, मैं उतना टेंशन लेने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं हमेशा, मेरा मन शांत रहता है और बहुत भगवान पे बहुत आस्था है। तो मुझे लगता है जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा अच्छे के लिए होगा। चुनाव लड़ेंगे आप हजारीबाग से अगर पार्टी आपको टिकट दे तो? टिकट देगी तो लड़ेंगे, नहीं देगी तो भी गठबंधन के लिए लड़ेंगे। The follow-up.in